सुप्रभात। 10वीं कक्षा की हमारी ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। पिछले सप्ताह यूनिट टेस्ट की वजह से जो पढ़ाई रुकी है वो जारी रखते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आशा रखती हूँ कि आपकी यूनिट टेस्ट अच्छे से लिखी होगी, आपको अच्छा अंक मिले, आपको उसमें अच्छे से अंक मिलेंगे। यूनिट टेस्ट से पहले पाठ 5 ये हमने शुरू किया है। पाठ 1, 2, 3, 4 ये हमने देखे हैं, उनका कार्य भी लिखा हुआ है। पाठ 5 अनोखे राष्ट्रपति महादेवी वर्मा लिखित ये पाठ, जिसके 2 पाठ हमने देखे हैं। पहले विभाग में हमने राष्ट्रपति का परिचय, उनकी वेशभूषा और उनके कार्य को, महादेवी वर्मा ने देखे हुए कार्य को हमने यहाँ देखा हुआ है कि उनके वेश कैसे होते थे, इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार अपने कारोबार करते थे। इसके अलावा कृषक का प्रतिनिधित्व करने वाले ये राजेंद्र बाबू के व्यक्तिमत्व का बारीकी से वर्णन महादेवी वर्मा ने किया हुआ है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी ने उनसे पहली मुलाकात जब उनकी विद्यापीठ की शिलान्यास के समय जब उनकी मुलाकात हुई, तब महादेवी वर्मा और राजेंद्र प्रसाद में बातचीत होकर उनके घर की जो 15-16 पौत्रियाँ थीं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए राजेंद्र प्रसाद जी ने महादेवी वर्मा से आज्ञा मांगी थी, जिसके लिए उनके घर की ये सारी लड़कियां पढ़ने के लिए छात्रावास, माने उस समय हॉस्टल, जहाँ महादेवी वर्मा उस छात्रावास में हॉस्टल में पढ़ाती थी, उस छात्रावास में ये लड़कियां आती गई और उनका कार्य, पढ़ने का कार्य शुरू हुआ था, जिसके कारण महादेवी वर्मा को राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार से अधिकतर घनिष्ठ संबंध हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है। उसी दरमियान राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सहधर्मचारिणी, जो उन्होंने कहा हुआ है कि राष्ट्रपति की पत्नी के साथ भी उनका व्यवहार शुरू हुआ था, और इसी दरमियान महादेवी वर्मा ने इस चरित्र वर्णन में अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ में वह भी बात की है कि ये लड़कियां छात्रावास में पढ़ने के लिए आती थी, लेकिन बालिकाओं के लास्ट पार्ट में हमारे यहाँ तक हो चुका है। अब हम आगे पाठ बढ़ाते हुए देखेंगे कि बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी से और संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थी, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। यहाँ तक मैंने पूरा पाठ स्पष्ट किया था कि महादेवी वर्मा के छात्रावास में जो राजेंद्र प्रसाद के घर की लड़कियाँ पढ़ती थी, इतने बड़े घर की होने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों की तरह ही उनका व्यवहार था। खुद के काम खुद करती थी और वे खादी के कपड़े पहनती थी, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन उस वक्त जो चला था, जिसके कारण राजेंद्र बाबू के आदेश के अनुसार वे लड़कियां भी सामान्य लड़कियों की तरह पढ़ रही थी। आगे की सब परिच्छेद में देखें। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। तब उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहते आई है उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। देखिए कि
पहले राष्ट्रपति होने के बावजूद उनको दिल्ली में रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया गया। वहाँ सारी सुविधाएं थी। अब महादेवी वर्मा के सामने प्रश्न हुआ था कि वे तो राष्ट्रपति के घर की लड़कियां हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जानी करनी चाहिए। लेकिन उस समय भी उनकी चिंता दूर की गई, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद ने एक बड़े राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्होंने महादेवी वर्मा से ये बात की कि भले हमारे घर की बेटियां हों तो भी उनको अहंकार नहीं होना चाहिए बड़े घर की होने के कारण, बल्कि वह जैसी पढ़ाई चलती आ रही है वैसे ही उनके साथ व्यवहार कारोबार होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं, मैंने खुद का नहीं, देश की ये संपत्ति थी और इसके लिए कर्तव्य विलास नहीं कर्मनिष्ठा है। माने अपने काम में हमें बराबर काम करना चाहिए। बड़े ओहदे पर आने पर हमें सुविधा से रहकर अपना कर्म न भूलना चाहिए। ये बात महादेवी वर्मा के साथ उन्होंने की थी। इससे उनकी चरित्र की एक विशेषता समझ में आती है कि बड़े ओहदे के रहने के बावजूद भी सामान्य लड़कियों की तरह ही वो अपने कर्म को अधिक महत्व दे रहे थे। समझ रहे हो, उस वक्त कुछ लोग स्वतंत्रता संघर्ष का गंतव्य जेल माने कई लोग आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे और ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण कुछ लोग जेल में जाते थे। उनकी बहनें पढ़ने के लिए यहाँ छात्रावास में रहती थी। तो देश स्वतंत्र होने के बाद वो लड़कियाँ छात्रावास से कुछ दिल्ली चली जाती है तो कुछ अंग्रेज़ी विद्यालयों में गए। लेकिन राजेंद्र बाबू ने अपनी विद्यार्थियों को, अपने घर की लड़कियों को अंग्रेज़ी विद्यालय में नहीं भेजा, वही छात्रावास में भारतीय पढ़ाई करने के लिए रहे थे। अपवाद माने अलग ही रहे। बहुत सारी लड़कियां अलग अलग अंग्रेज़ी विद्यालयों में गई, लेकिन राजेंद्र बाबू के घर की सारी लड़कियां इसी छात्रावास में भारतीय शिक्षा पद्धति अपना रही थी। उस वक्त उन्हें अंग्रेज़ी विद्यापीठ में उन्होंने भर्ती नहीं करवा दिया। माने भारत की शान केवल भारतीय पढ़ाई में है, ये जानने वाले में से राजेंद्र बाबू थे। अब उनके साथ किस प्रकार और अधिक परिचय महादेवी वर्मा जी ने किया हुआ है, देखिए। उनकी सहधर्मिणी माने पत्नी, पर शब्द पहले भी हमारा हो चुका है। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। यहाँ इस परिच्छेद में खास तौर पर राष्ट्रपति अनोखे की बात बताते समय ज़रूर उनकी सहधर्मिणी माने राजेंद्र बाबू की पत्नी के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि जब प्रथम राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ राजेंद्र प्रसाद के साथ उनकी पत्नी जब यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आ गई तो वहाँ एक रसोई घर उनके लिए बनाया गया। वहाँ तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं राष्ट्रपति के लिए होती थी, लेकिन खुद निरीक्षण से महादेवी वर्मा ने देखा है कि राजेंद्र बाबू की पत्नी अंत तक वहाँ खुद भोजन बनाकर, इतना बड़े राष्ट्रपति की पत्नी होने के बावजूद भी खुद एक भारतीय गृहिणी जिस प्रकार अपने घरों में खाना बनाती हैं उस प्रकार वो भी वहाँ खाना बनाती थी। घर पति को देती थी, घर के बड़े लोगों को देती थी, परिजनों माने घर के बड़े लोगों को देती थी, और फिर सबसे अंत में घर की उपरांत माने बाद में ये वो खुद खाना खाती थी। माने एक राष्ट्रपति की पत्नी होने का उन्हें अहंकार नहीं था। ये बात भी उनके व्यक्तित्व से झलक उठती है। आगे देखिए। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही
प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर उन्हें कोई लाने वाला ही नहीं मिलता। यह एक महादेवी वर्मा के साथ घटित प्रसंग उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि बालिकाओं को देखने के लिए उनकी दादी आती थी, मतलब राजेंद्र प्रसाद की माँ आती थी। तो उन्होंने भी महादेवी वर्मा को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था कि जब कभी आओगी तो दिल्ली में ज़रूर हमसे मिलने आ जाना। और जहाँ प्रयाग से आती थी महादेवी वर्मा, वहाँ सूप मिलते हैं, चावल गेहूँ ये फटकने पछोड़ने के लिए। उनमें से ये चावल, घर की गृहिणी चावल गेहूँ ज्वार जलाने के बाद जब सूप में डालकर फटकती है या पछोड़ती है, तब उसमें से कूड़ा कचरा पूरा निकल जाता है। ये काम करने के लिए उन्होंने प्रयाग से आते वक्त महादेवी वर्मा जी से एक आग्रह किया कि जब आओगी दिल्ली हमें मिलने तो ज़रूर से वहाँ से प्रयाग के नज़दीक एक गाँव है सिरकी, और सिरकी से बहुत सुंदर ये वो सूप मिलते हैं चावल फटकने के लिए। वो 1 दर्जन माने 12 सूप, 1 दर्जन माने 12 सूप लाने के लिए उनको आग्रह किया था कि जब कभी आप प्रयाग से आओगे सिरकी से, तब हमें हमारे लिए दिल्ली में ज़रूर वो ले आना। अब लेखिका ये बात टाल नहीं सकती थी। उनको जब निमंत्रण मिला ही था दिल्ली आने के लिए, तो उन्होंने किस प्रकार ये प्रसंग घटित हुआ है ये बात की गई है। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहाँ पहुँचा था न पहुँचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। देखिए, महादेवी वर्मा की माँ ने राजेंद्र प्रसाद की माँ ने उनको सूप लाने के लिए जब कहा था, अब ये बात महादेवी टाल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने 12 सूप माने 1 दर्जन सूप लिए और वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे माने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में वो लेकर आई। और उतरने के बाद, प्रयाग से दिल्ली उतरने के बाद, दिल्ली से कार पर वो 12 सूप कार पर रखे गए। तो राष्ट्रपति भवन में हर गेट पर एक सिपाही होता था, वो देखते ही रह गए कि आज अलग क्या आया हुआ है, कि उन्होंने देखा कि कैसी भेंट लाई है। लेकिन ये इतनी खुश हो गई उस राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ये सूप देखकर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने महादेवी को सौंपा था और उन्होंने पूरा किया, इसलिए उन्होंने अंक में भर लिया। अंक में भर लेना माने मुहावरा है गले लगाना। और अंक में भर लेना माने आनंद से गले लगाना, कि उनको इतना आनंद हुआ था कि महादेवी वर्मा ने जो बात कही थी वो पूरी करके दिखाई। और आंखें विस्मय से खुली रहना, आंखें खुली रह जाना, ये भी एक मुहावरा है। आश्चर्यचकित होना, जब सिपाही देख रहे थे कि ये कैसा उपहार है, सूप, इतने सारे सूप लेकर ये कोई अतिथि आया हुआ है, ये देखकर आंखें खुली रह जाना माने पाठ के नीचे भी है, ये बाद में मुहावरों को आपको लिखना भी है वाक्य में प्रयोग करने के लिए। इसलिए आंखें खुली रह जाना माने आश्चर्यचकित होना, और अंक में भर लेना माने गले लगाना। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने राजेंद्र प्रसाद की पत्नी से ये बात की थी। आगे देखिए, राजेंद्र बापू और उनकी पत्नी और उनके घर वालों से इस प्रकार हर बात को महादेवी वर्मा ने खुद अनुभव किए हुए ये बातें बता दी कि इतने बड़े घर में रहने वाले लोग भी कैसे अनोखे राष्ट्रपति है हर तरह से। तो यही बात महत्वपूर्ण है। राजेंद्र बापू तथा उनकी सहधर्मिणी
सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान्न आदि एकत्रित कर लेते हैं। जब महादेवी वर्मा उनके घर गए राजेंद्र प्रसाद के, तब उस दिन वह पहुँचे जिस दिन उनके घर में उपवास माने फास्टिंग रखे थे। खुद सप्ताह में एक बार दोनों पति पत्नी राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी सप्ताह में एक बार खाना नहीं खाते थे, उपवास रखते थे। और कोइंसिडेंटली उसी दिन महादेवी वर्मा पहुंच गई थी, तो उन्होंने महादेवी वर्मा को, उनका उपवास था लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा उनकी अतिथि थी, मेहमान थी, तो उनके लिए कैसा भोजन चाहिए, अच्छा भोजन पकना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने उनका पूछा था उन्हें। तो उन्होंने भी महादेवी वर्मा के साथ भोजन के दिन भी उपवास के लिए कई पदार्थ, कई लोग खाते हैं, नाम तो उपवास रखते लेकिन कई पदार्थ खाते रहते हैं। व्यवसाध्य माने बहुत महंगा हो जाता है कि ये चाहिए उपवास के दिन, वो चाहिए, ऐसा भी कई लोग करते हैं। तो लेखिका महादेवी वर्मा ने भी उस दिन सोचा कि इनका भी उपवास है तो मेरे लिए अलग क्यों, मैं भी इनका साथ दे दूँ। इसलिए लेखिका ने कहा है कि मैंने भी निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की कि निरन्न माने उनके साथ जिस प्रकार उपवास के दिन वो जो खाएंगे वही महादेवी वर्मा भी भोजन के लिए ले लेंगे। निरन्न माने उपवास का जो भी उनके लिए बनेगा वो चलेगा उनके लिए। तो ख़ास तौर पर कुछ लोग जो अधिकतर खाते हैं, इसलिए महादेवी वर्मा कहते हैं कि व्ययसाध्य माने बहुत सारे पदार्थ उपवास के दिन कुछ लोग खाते रहते, फल खाना चाहिए इसलिए खाते ही रहते हैं, इसलिए महंगा हो जाता है उड़ता खर्चा। लेकिन मेवे खाते हैं, बहुत सारे पदार्थ फल खाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही बात अनुभव हुई जो महादेवी वर्मा यहाँ करती है। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारत के इतने बड़े ओहदे पर बड़े राष्ट्रपति बने थे, लेखिका गई, लेखिका ने कहा उपवास है तो वो भी उनके लिए जो बनेगा वो उनके लिए चलेगा, ये कह दिया था। फल रहेंगे, कई लोग तो मेवे मिठाइयाँ खाते रहते, लेकिन लेखिका कहते मैंने वो उस शाम जिस उपवास के दिन वो पहुँची थी, खुद राष्ट्रपति सामान्य आसन पर बैठकर उन्होंने उपवास के उपरांत माने शाम के वक्त केवल कुछ उबले आलू जो प्रथा के अनुसार खाते थे पारायण करते देखा। उन्होंने माने बहुत फल काटे थे, ये किया था, वो किया था, नहीं, सामान्य लोग जिस प्रकार पारायण करते हैं उपवास के दिन, उबले आलू खाकर उपवास छोड़ते हैं, वो वही किया। खुद लेखिका ने भी, महादेवी वर्मा ने भी उनके साथ जो उनके लिए बनेगा वही खाने के लिए इच्छा प्रकट की थी। इसलिए लेखिका महादेवी वर्मा को भी उबले आलू खाते देखकर उन्हें भी अच्छा लगा कि इस प्रकार हमारे घर के मेहमान भी खुश रहते हैं। और ये बात उनकी सरल हंसी से उन्होंने बता दी कि मेहमानों को भी इस प्रकार उनके साथ आतिथ्य करने का मौका मिला था। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजातशत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? अंतिम
और महत्वपूर्ण परिच्छेद। लेखिका ने अनोखे राष्ट्रपति के जीवन चरित्र का वर्णन करते करते रेखा चित्र, वेशभूषा से लेकर उनके स्वभाव, उनके विचार करने की पद्धति, उनके व्यवहार की पद्धति, ये जब महादेवी वर्मा ने अनुभव की थी तो अंत में उन्होंने कहा है कि जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के बाद जो देश रत्न की उपाधि मिली है वो केवल ऐसे ही नहीं मिली है, इसीलिए उनके कार्य को बहुत ही नज़दीकी से देखी महादेवी वर्मा कहती हैं कि मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु माने जिसका कोई भी शत्रु न हो। अजात शत्रु इस शब्द का अर्थ है जिसका कोई भी शत्रु न हो, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्रपति के व्यवहार से उन्होंने देखा था कि उनका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। इतने सामान्य की तरह राजेंद्र बाबू पले थे जो महादेवी वर्मा ने उनकी चरित्र वर्णन में किया है। आज लेखिका को एक प्रश्न आता है कि कई बड़े लोग इस प्रकार बड़े ओहदे पर आने पर कैसे रहते हैं, कैसे उनके विचार होते हैं, लेकिन ज़मीन पर बैठकर सामान्य उपवास कर रखने वाले एक राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ऐसे लोग देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, बल्कि केवल संपन्नता और खुशियों में सुख मानने वाले लोग ही आज नज़र आ रहे। इसलिए लेखिका अंतिम प्रश्न कहती है कि क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन और कोमल चरित्र ढलते थे। संस्मरण राजेंद्र बाबू से यहाँ तक ही पाठ सीमित है। आपके लिए हर बात को याद रखते हुए राजेंद्र बाबू का चरित्र वर्णन अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि एक आदर्श हमारे लिए ऐसे ही चरित्र हमारे देश में घटते निर्माण होते रहे, ये लेखिका कामना करती है।